दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों लगातार कोलकाता के सुप्रसिद्ध शख्सियतों से अब की हम लोग मुलाकात करवा रहे हैं और आज हमारे कैमरे में कोलकाता, सिर्फ कोलकाता के ही नहीं, महानगर के ही नहीं, बल्कि आसपास के कई शहरों के अगर बड़ी फहरिस्त निकाल ली जाए म्यूचुअल फंड एडवाइजर के रूप में, तो एक नाम जो सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है वो नाम है अजीत जैन जी का। और हमारे साथ, हमारे कैमरे में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक साक्षात्कार के लिए। सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये मेरा आभार है कि आप मेरे पास आए हो, मेरे से ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी हुई आपके यहाँ आने की, कि मेरे को आपने सिलेक्ट किया इस चीज़ के लिए। सर, म्यूचुअल फंड की जब जैसे ही दिलो दिमाग में आती है म्यूचुअल फंड, तो लोग कहते हैं कि भाई इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे करें। कितने लोग जो है वो मार्केट में थोड़ा से रिस्क को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि भाई करें तो क्या करें। ऐसे सिचुएशन में आपसे बढ़कर कौन है इस पूरे समाज में, इस सोसाइटी में, जो इतने अच्छा एडवाइस दे सके? थोड़ा बताएं दर्शकों को। म्यूचुअल फंड में कई तरह की स्कीमें होती है जिससे लोग जो इन्वेस्टर होते हैं वो इससे वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो मेरा क्या है, लास्ट 18 साल से मैं इस म्यूचुअल फंड लाइन में हूँ। मैं किस फंड में, किस वक्त किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो एडवाइजरी मेरी रही है आज तक। बाज़ार को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए, ग्लोबल मार्केट को देखते हुए मैं अपने कुछ फंड निकालता हूँ कि आज के दिन अपनी कमाई का अगर कोई इन्वेस्टमेंट कोई करता है, उसका अगर इन्वेस्टमेंट में वृद्धि चाहता है तो उसको उसी हिसाब से एडवाइस करना पड़ता है। इसमें मेन रहता है टेन्योर, कितना दिन के लिए वो करना चाहता है इन्वेस्टमेंट, या आज कर रहा है, 2 साल के लिए कर रहा है, 1 साल के लिए कर रहा है, या 5 साल के लिए कर रहा है। उस चीज़ को देखते हुए उसे एक प्रॉपर फंड को एडवाइस करता हूँ मैं, जिससे उसका इन्वेस्टमेंट में वेल्थ क्रिएट होता है। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के रूप में सबसे सुप्रसिद्ध नामों में एक हैं अजीत जैन साहब, और वो जब यहाँ पर मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो सवाल हैं वो भी हम इस इंटरव्यू में ज़रूर लेंगे। सर, जब हम लोगों ने अपने दर्शकों को फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताया कि आपका इंटरव्यू चलेगा, तो उन्होंने हमें बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे सवाल भेजे हैं। वो सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन लोग जानना चाहते हैं, जो लोग आपको बाहरी तौर पर तो देख रहे हैं, लेकिन आपने ये कैरियर कैसे चुना, कब चुना और किस तरह से लगातार आप इसमें सक्सेसफुल होते चले गए, ये मंत्र भी जरा बताएं। देखिए क्या है, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी होती है। मैं पहले अपना करियर जब चालू किया था, मैं इंडिया के बाहर मॉस्को रहता था। इंडिया से हम लोग माल ले जाते थे मॉस्को के अंदर में, रशिया के अंदर में, जगह जगह घूमकर कियोस्क और ग्लांट को हम लोग बेचते थे। उसी बीच हमारा एग्जीबिशन का भी काम रहा, जैसे लंदन में, सिंगापुर में, दुबई में हम लोग एग्जीबिशन लगाकर भी क्लाइंटों को अप्रोच करते थे। बाद में मैंने जब वहाँ से पिकअप किया, इंडिया आया, तो मेरे को एक ख़ास जान पहचान के व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे को इंस्पिरेशन दिया कि तुम फाइनेंस लाइन के लिए अच्छे रहोगे, तो तुम इसको एक बार देखो। तो मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया। उस समय म्यूचुअल फंड की बहुत डिमांड थी, लोग जानते नहीं थे म्यूचुअल फंड क्या होता है, और नया नया आया था। तो इसको मैं काफ़ी, मेरे को स्कोप लगा कि अगर किसी को राइट एडवाइस दूँ लालच नहीं करके, तो वो उसका विश्वास मेरे साथ आ जाएगा। उस विश्वास के चलते आज अगर वो क्लाइंट 1 करोड़ रुपया दे, 1000 रुपया लगा रहा, तो कल मेरे थ्रू ही 1 करोड़ लगाएगा और मेरे को और भी कई जगह भेजेगा। तो उस तरह से मैं इस लाइन में काफ़ी मेहनत मैंने की। हर सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा। इसमें बहुत तरह की स्कीमें होती है, डेट स्कीम होती है, इक्विटी स्कीम होती है, हाइब्रिड होती है, बैलेंस होता है। सबको मैंने बहुत क्लोजली स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैं पहले धीरे धीरे एडवाइस करता था, देखा मैं सक्सेस हो रहा हूँ। बाद में मेरे को खुद को इसमें इंटरेस्ट आने लगा। ऑब्वियसली मैं पैसा भी कमाया हूँ, और आगे भी मेरे को यही लगा कि इसमें ही माथा लगाना चाहिए, इसी लाइन को पकड़ना चाहिए, इसमें काफ़ी बड़ा स्कोप है। तो मैंने इसी लाइन को सेलेक्ट करके आज मेरे अंडर में 186 करोड़ रुपया का AUM ईस्टर्न इंडिया में मेंटेन करता हूँ अपने ब्रोकर कोड के अंदर में। साथ में मेरा बॉन्ड का भी काम इसी म्यूचुअल फंड के चलते चालू हुआ।
जो मैं महीने में 10 से 12 करोड़ कम से कम बॉन्ड का काम करता ही हूँ। जितने भी प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट है, एचएनआईज है, एसोसिएट ट्रस्ट्स है, इस सबको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना रहता है इंस्टीट्यूट ऑफ द एफडी। वो बॉन्ड भी मैं एडवाइस करता हूँ, ट्रिपल ए डबल ए रेटिंग के अच्छे बॉन्ड, जिससे वेल्थ क्रिएट हो, किसी को नुकसान नहीं हो। तो इन्वेस्टर की सिक्योरिटी देखते हुए उसे एडवाइस करता हूँ, जिससे क्या होता है कि उसकी वेल्थ क्रिएट होती है, तो वो मेरे को और भी 5 जगह भेजता है और मेरे को और अपना जो सेविंग किया हुआ दूसरे रुपए उसके पास जो भी आते हैं वो भी मेरे थ्रू ही लगाता है। यही मेरा इसमें हो रहा है। दोस्तों मेड्रा फिनवेस्ट जो है वो इससे आज हर कोई परिचित है और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो टैगलाइन है वो लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, विश्वास आपका साथ हमारा। जब इस प्रकार के टैगलाइन लोग देखते हैं तो आपके पास खींचे चले आते हैं। आपके पास लोग अपने एडवाइस को ले आ जाते हैं कि भाई आप एडवाइस कीजिए कि हमें पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। उस वक्त आपके पास भी बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती होगी कि भाई, क्योंकि एक बार जब मार्केट बन जाता है और जो लोग विश्वास कर लेते हैं तो उस विश्वास को और भी ज़्यादा बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं और जिम्मेदारी, दोहरी जिम्मेदारी हो जाती होगी। ये जिम्मेदारी तो देखिए, किसी का खट्टी किया हुआ, मेहनत किया हुआ पैसा अगर वो मेरे बोलने पे लगाता है, वो तो पैसा लगा लेता है, किंतु चिंता तो मेरे को ही रहती है कहीं उसका नुकसान हो रहा है या कोई ऐसी न्यूज़ आ गई कि अभी इस जगह पे इसका पैसा लगा हुआ है और नुकसान इसमें आ सकता है। तो मेरे को उसमें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। जिसका भी पैसा मैंने लगवाया है उसको इमीडिएट कोई दूसरी स्कीम में ले जाना हो या वहाँ से रुपया निकाल कर उसके यहाँ रखवाना हो, तो वो मेरा दायित्व रहता है। और इसी दायित्व के चलते उन लोगों का मेरे पर विश्वास रहता है कि मेरे थ्रू उन्होंने पैसा लगाया तो उनको निष्फिक्र है वो कि उनका पैसा सुरक्षित है। भला ही वेल्थ क्रिएट में कुछ कमती रिटर्न आ जाएगा, किंतु रुपया सिक्योर्ड रहेगा। देखिए दर्शकों, आप लोगों के लिए, आप लोग के डिमांड पर आज अजीत जैन का साक्षात्कार चल रहा है हमारे चैनल पर और आप एक एक वर्ड को, इनके एक एक बातों को ध्यान से समझिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड एडवाइजर के रूप में सबसे बड़ा नाम आज हमारे साथ हमारे चैनल के स्क्रीन पर आपके सामने है। सर, लिक्विड फंड को लेकर लोग मैंने बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए, उसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं। लिक्विड फंड भी एक ऐसा फंड है जिसमें आपका पैसा जो है आज जैसे आप लगाए और कल अगर आपको चाहिए तो मिल जाता है। लिक्विड फंड में पैसा हमेशा 100% सिक्योर्ड होता है। ये पैसा कॉल मनी के रूप में जाता है। म्यूचुअल फंड मैनेजर इसको कॉल मनी मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें मैक्सिमम जो रहती है बैंक सीडीज रहती है और आरबीआई की कॉल रेट के ऊपर में आरबीआई को पैसा दिया जाता है। ये पैसा सिक्योर्ड रहता है, किंतु इसमें रिटर्न इतनी नहीं आती है, इसमें रिटर्न थोड़ी कम आती है। आज के दिन लिक्विड फंड से ज़्यादा एडवाइजेबल है लो ड्यूरेशन फंड, जो मैं अभी एडवाइस कर रहा हूँ लोगों को। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, उसमें 6 महीना मैच्योरिटी के, उन बॉन्डों में अभी इन्वेस्टमेंट उस फंड में किया जाए तो उसमें रिटर्न म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आती है। म्यूचुअल फंड में अभी म्यूचुअल फंड एसोसिएशन में एमफी ने अभी एग्जिट लोड भी लगा दिया कि 7 दिन के अंदर में अगर निकालेगा तो एग्जिट लोड रहेगा। तो और लो ड्यूरेशन फंड और शॉर्ट टर्म फंड में एग्जिट लोड नहीं है। आज का जो इकोनॉमी है बाजार का, मार्केट का, ग्लोबली, इंस्टेड ऑफ द म्यूचुअल फंड लिक्विड फंड, मैं एडवाइस करूंगा लो ड्यूरेशन फंड और शॉर्ट टर्म रिटर्न फंड में जाना चाहिए। तो सर बताइए कि वेल्थ मैनेजमेंट बताइए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब के अंतर्गत जो आप लोग मेड्रा फिनवेस्ट में काम कर रहे हैं, वो थोड़ा दर्शक जानना चाहेंगे। मैंने अपना करियर म्यूचुअल फंड से चालू किया, किंतु मेरे पर विश्वास लोगों का, इन्वेस्टर लोगों का इतना रहा, जिससे मैं आज के दिन वेल्थ मैनेजमेंट में म्यूचुअल फंड, एआईएफ, पीएमएस, आपका फिक्स डिपॉजिट, ये सब एडवाइस करता हूँ। साथ में लोन का भी मेरा लोन सिंडिकेशन का काम है, जिसमें प्रोजेक्ट फंडिंग, स्ट्रक्चर फाइनेंस प्लस इक्विपमेंट फाइनेंस, ये सब मैं करता हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मेरा प्राइवेट इक्विटीज़ का काम है, अनलिस्टेड शेयर का मेरा काम है। ब्रोकिंग में हमारे पास एनएससी, बीएससी दोनों की ब्रोकिंग है, जिसमें मैं लोगों को इक्विटी लेना बेचना एडवाइस करता रहता हूँ। मेरी टीम है जो लोग करते हैं ये लोग। साथ में इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में मेरा काफ़ी बड़ा अभी स्कोप हो गया, मतलब काफ़ी बड़ा मेरा उसमें फोकस है, जिसको मैं दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहा हूँ। रियल इस्टेट में भी मेरा है डेवलपिंग करने का जॉइंट वेंचर में, साथ में मैं उसमें ब्रोकिंग भी करता हूँ। ट्रेड फाइनेंस का मेरा काम है, जिसके अंदर में हम लोग इंपोर्टर एक्सपोर्टर से लाइसेंस लेकर आपस में इन दोनों को दिलवा देते हैं, जिससे इंपोर्टर की ड्यूटी बच जाती है। ये सब मेरा मेड्रा फिनवेस्ट के बैनर में काम है।
बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर लोगों में बहुत सारे सवाल होते हैं। थोड़ा वेल्थ मैनेजमेंट को डिटेल से बताएं। वेल्थ मैनेजमेंट एक्चुअली में क्या होता है कि इन्वेस्टर की रिस्क कैपेसिटी देखते हुए कि वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइस किया जाता है। एक जैसे आज आप है, आपने मेरे को बोला मेरा 10 लाख रुपया है, इसका आपको मैनेजमेंट करना है, मेरे को अच्छा रिटर्न दिलवाना, तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आपको इतना परसेंट ऑफ द फंड म्यूचुअल फंड में देना है, इतना परसेंट ऑफ फंड आपको बॉन्ड में देना है, इतना परसेंट ऑफ द फंड आपको एनएससी बीएससी में इक्विटी डायरेक्ट खरीदना है, इतना परसेंट ऑफ द फंड आपको एफडी में रखना है। इस हिसाब से एडवाइस करता हूँ, तो वो वेल्थ मैनेजमेंट कहलाता है। उसमें किस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो को बनाकर आपको एक अच्छी रिटर्न दिलवाऊँ, वही मेरा बिजनेस है। आपका गोल क्या है, मतलब आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है, अभी मेरा कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर में ऑफिस है। अभी मेरे पास कई क्लाइंटों के फ़ोन आते हैं जिनको मैं यहाँ बैठकर उनको सर्विस दे रहा हूँ, बॉम्बे में और अहमदाबाद में। अभी आने वाला समय मेरा लक्ष्य है अहमदाबाद और बॉम्बे में ऑफिस खोलना। और 186 सीआर का जो मेरा अभी एयूएम चल रहा है, जिसको मेरा अभी अल्टीमेट टारगेट है बाई मार्च 250 करोड़ रुपया पर ले जाना, और बाई विथिन 3 ईयर्स 1000 करोड़ रुपया क्रॉस करना। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफलता के मुकाम है उस पर अगर पहुंच जाए, शिखर पर पहुंच जाए, फिर भी वो ग्राउंड ज़ीरो से काम किस प्रकार करता है, समाज से कैसे जुड़ा रहता है, सामाजिक जो गतिविधि हैं उससे वो किस तरह से खुद को प्रेरणा तो लेता ही है, दूसरों के लिए शिक्षा स्रोत रहता है, वैसे ही शख्स माने जाते हैं अजीत जैन साहब। क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आई है कि लगातार कई सारी सामाजिक संस्थाओं में भी वो काम कर रहे हैं। सर, कौन कौन सी सामाजिक संस्थाएं, थोड़ा बताएं। मैं मदर टेरेसा में इन्वॉल्व हूँ। मेरे को अवार्ड भी मिला था 2020 के अंदर में। उसमें मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, जिसमें हम लोग ऑर्फन हॉस्पिटल और फ्री फूड, फ्री मेडिसिन, ये सब का हम लोग डोनेशन ये सब देते रहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। नीडी को कुछ हेल्प चाहिए शादी के लिए या कुछ भी, तो वो हम लोग उस एसोसिएशन से करते हैं। इसके बाद में नवनिर्माण ट्रस्ट है, जिसमें हम लोग, जैसे अभी ये अम्फान तूफान आया तो हम लोग उसमें गांव-गांव में जाकर लोगों को 1-1 महीने का राशन हम लोगों ने दिया, प्लस कपड़े ये सब बांटे। लायंस क्लब के अंदर में, लायंस क्लब ऑफ मैग्नेट का मैं डायरेक्टर हूँ, जिसमें मेरा सोशियो कल्चर का मैं ऑनररी डायरेक्टर हूँ। उसमें भी हम लोग काफ़ी फ्री फूड ये सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नीडी को कंबल हुआ या कपड़ा लत्ता हुआ, जो भी उसको स्कूल की अगर एजुकेशन चाहिए वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो सोशल सर्विस हनुमान परिषद में भी मैं था, अभी भी हूँ। हनुमान परिषद में भी काफ़ी मंदिरों से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं वो मैं हमेशा अटेंड करता हूँ। उसमें जो भी डोनेशंस होता है वो देता रहता हूँ। ये सोशल सर्विस में एक तो मेरी हॉबी है, मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ। कि आदमी कमाता है, आता है, रुपया चंचल लक्ष्मी होती है, रहती नहीं है, इधर उधर चली जाए, कुछ सोशल में दे देने से क्या वो पुण्य अपने को अच्छा मिलता है। यही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग से बात करने के लिए। इन्हें छोड़ने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में है कि जो युवा इस वक्त युवा शक्ति के कैमरे में आपको, आपके साक्षात्कार को लगातार कई मिनटों से सुन रहे हैं, उन युवाओं को क्या कहेंगे? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड एडवाइजरी करना चाहते हैं, इस लाइन को अपना करियर चुनना चाहते हैं, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, थोड़ा बताएं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड कैरियर एक ऐसा कैरियर है जिसमें आपको अपने आप को हमेशा ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, लालच की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्लाइंट को स्कीम के हिसाब से, स्कीम को पूरी तरह से जान के ही एडवाइस करना चाहिए, ताकि उसका पैसा सुरक्षित रहे और अच्छी जगह इन्वेस्ट हो। और उसको ट्रैकिंग रखना पड़ता है बाज़ार के हिसाब से, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। बाज़ार अप एंड डाउन वोलाटाइल में रहता है, तो कब निकलना, कब रहना, क्या उसमें उसको एडवाइस करना, किस फंड में उसको ले जाना, ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जैन जी, समय देने के लिए और इतने बेशकीमती सुझाव देने के लिए। और युवा शक्ति में यूं ही आप लोग बने रहिए युवा शक्ति के साथ, क्योंकि बहुत जल्द अब ब्रेक के उस पार हम लोग 2 ऐसी शख्सियत को मिलवाएंगे, एक आयुष जैन और यश जैन। किस प्रकार से ये युवा लगातार इस इन्वेस्टर्स में काम कर रहे हैं। मैं पहले बता दूं आपको कि लोन में, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ट्रेड फाइनेंस और रियल इस्टेट में किस प्रकार से वो नाम कमा रहे हैं, ये भी आप लोग जरूर बने रहिए युवा शक्ति के साथ। और ब्रेक के बाद हम लोग
नए साक्षात्कार के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप लोग लगातार देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि 2 युवाओं को आपसे मिलवाएंगे जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर में अपना नाम कमा रहे हैं। अपने पिता अजीत जैन की तरह ही, उनके ही बताए कदमों पर लगातार चल रहे हैं और किस प्रकार से एक यूथ होकर भी यूथ के लिए प्रेरणादायक हैं। हमारे साथ इस वक्त यश जैन है। यश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवा शक्ति न्यूज़ में। और हमारे साथ आयुष जी हैं। आयुष जी से अभी हम लोग पूछेंगे कि किस प्रकार से म्यूचुअल एडवाइजरी में किस प्रकार से वो अपना नाम कमा रहे हैं। दोनों यंग हैं, यूथ हैं, और मैंने पहले ही बताया कि अपने पिता के बताए रास्तों पर लगातार वे चल रहे हैं। मेरा पहला सवाल इनसे ही है कि आप बताएं कि वेल्थ मैनेजमेंट में क्या कुछ प्रोविजंस हैं और क्या कुछ और भी जानकारियाँ मिल सकती हैं, थोड़ा दर्शकों तक पहुँचाएं। देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट में अपने जैसे क्लाइंट के जितने भी रुपए होते हैं वो सब म्यूचुअल फंड में डालते हैं, जिसका भी जैसे रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। फिक्स डिपॉजिट अपने करवाते हैं। फिर आपके जैसे AIF होते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्लान, कोई अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो अपने देते हैं। अपने बॉन्ड्स का भी काम करते हैं। तो अभी क्या है कि फिक्स रिटर्न जो है वो बॉन्ड्स में काफ़ी अच्छे आते हैं। बैंकों के जो भी बॉन्ड होते हैं वो होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हो गए उसके बॉन्ड होते हैं, तो वो भी अपने वहाँ पर सप्लाई करते, केटर करते अपने क्लाइंट्स को। फिर अपने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हो गए जो अपने जैसे मान लीजिए बाज़ार में जिसको किसी को कैश चाहिए, आपको लोन चाहिए, तो वो अपने प्रोवाइड करते हैं। और ये सभी काम है, हम लोग जितना भी हो सकता है अपने क्लाइंट का जितना भी रुपया सुरक्षित कर सकते हैं, जितना हाई रिटर्न दे सके अपने क्लाइंट को, उसी तरफ हम लोग का मोटो और गोल रहता है हमेशा। मैं आपसे फिक्स डिपॉजिट के बारे में कुछ सवाल करूंगा, लेकिन हमारे साथ यूथ यश जी हैं। आप बताएं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल रहता है कि क्या है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और किस प्रकार से ये हम लोग इसमें कर सकते हैं, थोड़ा बताएं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप आज देखेंगे तो 2 चीज़ हो गए, एक प्राइवेट इक्विटी हो गए और एक अनलिस्टेड शेयर्स हो गए। तो प्राइवेट इक्विटीज़ में क्या होता है कि जैसे एक कंपनी से एक कंपनी को दूसरी कंपनी को परचेज़ करने हैं तो वो उसके रिलेटेड होते हैं, पर उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है जिस कंपनी को आप परचेज़ करने जा रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करते हैं हम लोग और उस कंपनी का पूरा वैल्यूएशन जो है वो सब हम लोग निकालते हैं और उसी बेसिस पे दूसरे क्लाइंट्स जो बाई करना चाहते हैं क्लाइंट्स, उनको हम लोग अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं। और अनलिस्टेड शेयर्स आज देखेंगे कि आजकल के टाइम पे अनलिस्टेड शेयर्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में, पर अनलिस्टेड शेयर्स और काफ़ी हाई रिटर्न्स भी दे रहे हैं। तो उस अनलिस्टेड शेयर्स में भी पर काफ़ी गिने चुने शेयर्स होते हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं मार्केट में, जिनको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देते हैं। तो वो कौन से अनलिस्टेड शेयर्स होते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड होता है, क्या बेसिस पे उन पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो सब रिसर्च हम लोग करते हैं और उसी बेसिस पे हम लोग अपने क्लाइंट्स को भी वो प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और उनका रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हाई रहे। मतलब रिसर्च का जो पैमाना है, किस प्रकार की रिसर्च आप लोग करते हैं? रिसर्च आप देखेंगे तो हम लोग की काफ़ी मतलब ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं। हम लोग का जो रिसर्च होता है हम लोग कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में रिसर्च करते हैं। कंपनी के जो ओनर है उससे लेकर कंपनी के जो डायरेक्टर्स है और कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की जितनी भी आप समझ लीजिए जितनी भी रिकॉर्ड्स हम लोग के पास हो सकती है, पूरे के पूरे चीज़ को रिसर्च करते हैं हम लोग। कंपनी के एसेट्स, लाइबिलिटीज सब चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए ही कंपनी के बारे में बताते हैं। कंपनी की फ्यूचर क्या हो सकती है, कंपनी की जो कंपनी जिस बिज़नेस करी उस बिज़नेस की फ्यूचर क्या हो सकती है, कंपनी की इंडस्ट्री कैसी है, सब चीज़ के बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं और उसी बेसिस पे हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप ये मतलब कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, किस प्रकार से आयुष और यश जो हैं लगातार इतने अच्छे तरीके से म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कर रहे हैं और एक यूथ होकर यूथ के लिए शिक्षा का स्रोत बने हुए हैं। आप बताएं आयुष जी की फिक्स्ड इनकम जो बॉन्ड्स है, इस पर भी बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ सवाल होता है कि किस प्रकार से टैक्सेबल है या फिर टैक्स फ्री कैसे किया जाए। इन तमाम सवालों को जवाब आप देंगे। फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स क्या हो गए कि आजकल गवर्नमेंट ने भी रूल बना दिए, जितने भी PF हो गए, जितने भी वो प्रोविडेंट फंड्स हो गए, उन लोग को रुपये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं सब टैक्सेबल बॉन्ड्स में। टैक्सेबल बॉन्ड्स क्या हो गए, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जितने भी बैंक्स हो गए, उन लोग अपने बॉन्ड्स निकालते हैं मार्केट में,
जो कि सेकेंडरी मार्केट में परचेज सेल होते रहते हैं। तो अपने क्लाइंट्स को हाई रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए और सिक्योर रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए, रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए अपने ये प्रोवाइड करते हैं बॉन्ड्स का। और टैक्स फ्री भी बॉन्ड्स काफ़ी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने निकाले जाते हैं। और इन लोग के रेट्स जो होते हैं वो जैसे जैसे इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट अप डाउन होते रहते हैं, उसके हिसाब से इसके भी इंटरेस्ट रेट अप डाउन होते रहते हैं। और फिक्स डिपॉजिट्स भी होते हैं। फिक्स डिपॉजिट जैसे जितने बैंक्स हो गए, आप उसमें फिक्स डिपॉजिट चलते हैं। और जितने बड़े बड़े NBFC हो गए, वो लोग भी फिक्स डिपॉजिट निकालते हैं अपने यहाँ पर। तो उस हिसाब से हम लोग अपने क्लाइंट का जैसा भी रिस्क प्रोफाइल है, जैसा भी उनका टाइम होराइजन है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट का हम लोग वहाँ पर एडवाइस देते हैं क्लाइंट को। लेकिन जितने भी जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग एडवाइस देते हैं, वो सबसे ज़्यादा सबसे मेन मोटो हम लोग का यही होता है कि क्लाइंट का रुपया सुरक्षित रहे। और क्योंकि वो मेरे बोलने पे पैसा लगाते हैं, तो जो मैं बोलूँगा वो ऐसा होना चाहिए कि मेरा क्लाइंट को कोई नुकसान नहीं हो आगे 5 साल 10 साल जाके भी। वही हम लोग का मेन गोल होता है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की जब बात आती है और कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तुरंत बहुत ज़्यादा ये क्लियर नहीं है कि इंटर डिपॉजिट जो कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या है, तो थोड़ा लोगों को बताएं, दर्शकों को बताएं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होगा कि मार्केट में काफ़ी सारे कंपनीज होते हैं जो काम करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल सभी को रिक्वायरमेंट रहती है आज के टाइम में। और तो उसमें क्या होता है, जो वेल्दी क्लाइंट्स होते हैं, तो उन लोग क्या होते हैं कि ऑन ट्रस्ट और के बिहाफ में वहाँ पर फंडिंग कर दिया जाता है उन लोग को, कि उन लोग भी इंटरेस्ट जो होते हैं वो मार्केट के हिसाब से उन लोग को दे देते हैं। उसमें थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट रहता है। और जिससे भी हम लोग काम करते हैं वो हम लोग के काफ़ी क्लोज रहते हैं, काफ़ी अच्छे हम लोग के संपर्क भी रहते हैं उन लोग के साथ। और वो काफ़ी फील्ड हम लोग क्या है कि अभी उसमें 75 करोड़ के आसपास का हम लोग का वहाँ पर AUM है। अभी मार्च में हम लोग का टारगेट बना है कंपनी का 100 CR कर लेने का, और 3 साल का अपना टारगेट है, उसको करीबन 200 के आसपास अपने उसको लेके जाएंगे। और जितने भी अपने क्लाइंट होते हैं, दोनों लेंडर बोरोवर दोनों अपने काफ़ी क्लोज होते हैं, और दोनों में ऐसा अपने रिलेशन बना के रखते हैं कि कुछ भी हो जाए, अगला जो भी हो अपने से आके वो शेयर करे, और अपना पेमेंट जो भी रहता है वो सब टाइमली चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला सवाल जो है वो यश से है कि आप बताएं कि ब्रोकिंग को लेकर बहुत सारे सवाल है लोगों में, जैसे इक्विटी, NSE, BSE को लेकर, वो थोड़ा बताएं दर्शकों को। आज आप देखेंगे तो इक्विटी और डेरिवेटिव्स में जो है बहुत लोग आजकल निवेश करने चालू कर दिया है। आप देखेंगे कि अभी ऑल टाइम रिकॉर्ड चल रहा है कि मतलब सबसे ज़्यादा लोग अभी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया और ट्रेडिंग करते हैं। पर और आप देख भी रहे होंगे कि मार्केट भी अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब बूम कर रहा है। मतलब आप देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी रह रहा है मार्केट, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग इक्विटी में ट्रेडिंग तो हम लोग के यहाँ पे होता ही है BSE NSE में, और आप समझ लीजिए मंथली हम लोग का यहाँ पे 15 to 20 करोड़ का टर्नओवर एवरेज रहता ही है इक्विटी में। तो पर इक्विटी में सिर्फ हम लोग ट्रेडिंग नहीं करवाते, हम लोग के रिसर्च भी काफ़ी जाते हैं इक्विटीज़ में, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रॉड रिसर्च प्रोवाइड करते हैं इक्विटी में। आप देखेंगे कि अभी मार्केट जिस तरह से वॉलेटाइल रह रहा है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो लोग मतलब रिस्क नहीं ले पा रहे, तो उनके लिए हम लोग अलग से कैटेगरी, उन लोग के लिए एक अलग से हम लोग रिसर्च बेस्ड स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं। और काफ़ी इन्वेस्टर्स जो लोग होते हैं, जो लोग यंग होते हैं, वो लोग काफ़ी रिस्क लेने के लिए भी रेडी रहते हैं, जो लोग हाई रिटर्न्स चाहिए होते हैं उनके लिए भी हम लोग रिसर्च बनाते हैं। तो जैसे क्लाइंट्स को रिसर्च चाहिए वैसे हम लोग उनको रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लाइंट्स के रिस्क एपेटाइट है वैसे हम लोग उनको रिसर्च प्रोवाइड करते हैं, जो क्लाइंट को चाहिए वैसे हम लोग उनको प्रोवाइड सब कुछ करते हैं। हम लोग का मेन एम यही रहता है कि हम लोग क्लाइंट्स को जितना भी बेस्ट रिसर्च अपना प्रोवाइड कर सकते हैं, जितने अंदर से अंदर का कंपनी के अंदर का तक का रिसर्च प्रोवाइड कर सके हम लोग वो करते हैं। और हम लोग का मेन एम यही रहता है कि सब क्लाइंट्स को सबसे मतलब बराबर प्रॉफिट्स दे और बराबर मार्केट के बारे में रिसर्च बताए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि अभी का मार्केट काफ़ी ज़्यादा ही मतलब वॉलेटाइल है, क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है। तो मार्केट में डर रहता है कि जब भी कोई भी नई लहर अगर कोविड की आने वाली होती है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरने के चांसेस में रहता है। तो वो कोविड का क्या असर होने वाला है मार्केट पे, उसको हम लोग पहले ही एनालाइज कर लेते हैं, और जब मार्केट से निकलना होता है उस सही समय पे हम लोग इन्वेस्टर्स को बता देते हैं कि अभी निकल सकते हैं, और उस मार्केट में किस सेक्टर में हम लोग को इन्वेस्ट करना होता है, किस सेक्टर में हम लोग को नहीं इन्वेस्ट करना होता है, उसके बारे में हम लोग एकदम अच्छे से गाइड करते हैं। जैसे अभी के मार्केट में अभी हम लोग देखेंगे तो आप अभी
हॉस्पिटल्स, फिर एफएमसीजी, ये सब जो सेफ मार्केट्स सेफ सेक्टर्स होते हैं उसमें हम लोग इन्वेस्ट करवा रहे हैं। जो हाई मतलब जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करवा रहे हैं। क्योंकि अभी छोटे छोटे जो स्टॉक्स हो गए, जो मतलब आप समझ ले पेनी स्टॉक्स होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो उनका परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अच्छा। अभी हम लोग का मेन एम यही है कि इन्वेस्टर्स लोग को एकदम सुरक्षित और अच्छा रिटर्न्स दे के दे, क्योंकि अभी लार्ज कैप स्टॉक्स, ब्लू चिप फंड्स भी है, वो लोग भी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं। और वही बात आप देखेंगे डेरिवेटिव्स की भी, तो डेरिवेटिव्स में भी हम लोग काफ़ी अच्छा रिसर्च प्रोवाइड कर रहे हैं। वॉलेटाइल मार्केट है, इसलिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिल रहा है इसमें मतलब अर्न करने का। और उसी बेसिस में कि कब कोविड का माहौल, डर का माहौल आ जाता मार्केट में, उसी बेसिस पे हम लोग पहले एनालाइज करते हैं, उसी बेसिस में हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में बताते हैं क्लाइंट्स को कि इसमें करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। यश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, अंतिम सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ मेड्रा फिनवेस्ट इन टुडेज सोसाइटी? आप थोड़ा बताएं दर्शकों को। आज आप देखेंगे तो इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी जो है बहुत काफ़ी कम है। लोगों फाइनेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो लोग रुपया तो कमा लेते हैं पर रुपया ग्रो करना नहीं आता है। तो ये जो गैप है उनके बीच में, उस गैप को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग उनको गाइडेंस देते हैं। हम लोग प्रोफेशनली गाइड करते हैं उन लोग को कि उनको क्या करना चाहिए और कैसे उनका वेल्थ बढ़ाना चाहिए, कैसे उनका इनकम बढ़ना चाहिए, और कैसे मतलब जो वो उनका 1 करोड़ को 10 करोड़ किया जा सकता है, वो चीज़ को हम लोग गाइड करने के लिए यहाँ पे है आज। हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स जो है सेफ़ रहे, अपना वेल्थ सेफ़ रहे, और उनका वेल्थ जो है हमेशा ग्रो करता रहे। ये नहीं कि उनका वेल्थ जो कमा रहे उतना पे ही अटक जाए। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे, इन्फ्लेशन से ज़्यादा रुपया कमाना हम लोग के लिए, इन्फ्लेशन से ज़्यादा ग्रो होना हम लोग का रुपया ज़रूरी है। अगर इन्फ्लेशन तो आपका देखेंगे आप 7 से 8% हम लोग का इंडिया में रहता ही है हर समय। तो अगर आपका इन्फ्लेशन, आपका सब कुछ अगल बगल की चीज़ें 7 से 8% से महंगी होती जा रही है हर साल, और आपका वेल्थ उतना, आपका रुपया उतना का उतना ही रह रहा है, और आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो एक तरफ से आप गरीब ही हो रहे हैं, आप कमा नहीं रहे, आप नुकसान पे ही जा रहे हैं। तो 7 से 8% का जो ब्रैकेट है, उससे ज़्यादा अर्न करना आज किसी के लिए भी, अपने वेल्थ पे किसी के लिए भी एम होना चाहिए। और वो एम को पूरा करने के लिए हम लोग रहते हैं और हम लोग गाइडेंस देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यश, बात करने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया कि आंख बंद करके लोग अजीत जैन जी पर भरोसा करते हैं और उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं। आप बताएं, हम लोग का अंतिम सवाल भी यही होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और पापा अजीत जी से कितना आपको सपोर्ट मिलता है? क्योंकि जब लोग पैसा लगा रहे हैं तो आप पर भरोसा कर रहे हैं, तो आपके पापा अजीत जैन पर आंख बंद करके लोग भरोसा करते हैं कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में। कितनी ज़्यादा आप पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और पापा कितना हेल्प करते हैं, बताएं। देखिए, जिम्मेदारी तो काफ़ी बढ़ जाती है हम लोग की, और पापा का पूरा सपोर्ट रहता है। पापा का क्या है कि इतना साल का एक्सपीरियंस है, सभी ऑलमोस्ट पूरे कलकत्ता में सभी उनको जानते ही है, उद्योगपति जितने बड़े बड़े हैं। बैंगलोर, दिल्ली में भी अपना यहाँ पर ब्रांच है, तो काफ़ी कॉन्टैक्ट्स है पापा को। 25-26 साल का जितना भी मेहनत पापा ने किया है, तो उसकी का आज इतना एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आज टचवुड इतना ग्रो किया है। और आगे भी हम लोग का यही आशा है, यही हम लोग का गोल है, जितना हम लोग इसको बढ़ा सके हम लोग इसको बढ़ाएंगे। हम लोग के सभी के टारगेट्स भी हम लोग के फिक्स रहते हैं, और सभी जैसे म्यूचुअल फंड में टारगेट है अपना है मार्च तक अपना फिक्स है, जैसे उसको लेके जाना है करीबन आपको 200 करोड़ पे, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को लेके जाना है 100 करोड़ पे, बॉन्ड्स को टर्नओवर पर को लेके जाना है उसको। ट्रेड फाइनेंस भी अपना काम है जिसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर को अपने प्रोवाइड करते हैं ड्यूटी क्रेडिट्स के, उसको भी अपना एक टारगेट है। तो जितना भी हो सकता है अपने मेहनत करते हैं, और सभी इसका एक ही गोल है हम लोग का कि सबसे पहले क्लाइंट आते हैं सबका, क्योंकि उन लोग हम लोग के ऊपर विश्वास करते हैं, और हम लोग जिस हिसाब से उन लोग को गाइड करते हैं वही वो लोग का रहता है आज तक हमेशा। वो जितना भी कुछ किए वो हम लोग को देख के किए वो, तो वही हम लोग का गाइडेंस रहता है। और अगर मैं यही, पापा भी यही बोलते हैं कि जो भी काम करो, अगर तुम्हारे पास एक पैसा भी आए तो वही काम करो, क्योंकि रात को जो नींद है वो अपना अच्छा से होना चाहिए, किसी को मार के अपने को नींद नहीं लेना है। तो वही अपना गोल हमेशा। और अपना लोगो भी अपने जो बनाए हैं, ये लोगो कोई हम लोग ढूंढे नहीं है कहीं से, ये हम लोग का मन से ही एक तो लोगो जो है हम लोग का जो काम है वही हम लोग का लोगो भी, स्लोगन जो है, जो स्लोगन भी हम लोग का वही दर्शाता है स्लोगन, विश्वास आपका साथ हमारा। तो अभी तक सभी क्लाइंट का विश्वास रहता है हम लोग के साथ, और आगे भी हम लोग का क्लाइंट का विश्वास रहेगा, तो मेड्रा फिनवेस्ट भी ग्रो करेगा जितना वो कर लिया है आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी हम लोग से बात करने के लिए। यश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप लोग लगातार देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर।